छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बिजनौर से एक खबर, जहां आर्य समाज इंटर कॉलेज लापता लड़कियां हैं जिनकी अब तलाश की जा रही है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रामपुरा इलाके का यह मामला है। तो 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और ये छात्राएं लापता है, इनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। कल घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन चारों छात्राएं जो हैं वो लापता हैं और पुलिस अब तलाश कर रही है। बकायदा सूचना भी दी गई और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहां पे एक्टिव है। आर्य समाज इंटर कॉलेज की ये लापता लड़कियां हैं जिनकी अब तलाश की जा रही है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रामपुरा इलाके का यह मामला। तो बिजनौर की यह तस्वीर, जहां 4 लड़कियां लापता हो गई। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इन छात्राओं का कुछ पता नहीं चल पा रहा कि ये कहां हैं, किस हाल में हैं। और पुलिस प्रशासन लगातार इनकी तलाश में जुटा हुआ है। तो लापता छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी है। आर्य समाज इंटर कॉलेज की ये छात्राएं हैं जो पिछले 24 घंटे से लापता हैं। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रामपुरा इलाके का यह मामला। और 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक इनका कुछ पता नहीं चल पाया। कल घर से स्कूल गई और फिर स्कूल से घर नहीं लौटी ये 4 छात्राएं। तो लापता छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रामपुरा इलाके का यह मामला। फैजल खान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। फैजल, 24 घंटे हो चुके हैं, इन छात्राओं का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। स्कूल से कब निकली थी, स्कूल पहुंची थी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आखिर कहां है? 24 घंटे बाद भी इनका पता नहीं चल पाया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर का मामला है का, जहाँ 4 छात्राएं स्कूल के लिए कह के निकली थी। ना तो वो स्कूल पहुंची और ना ही वो घर पहुंची। परिजनों ने काफी तलाशने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराए हुए आज 24 घंटे हो गए हैं। हाँ। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। अगर बात करें पुलिस को, पुलिस का साफ कहना यह है कि अभी तक CCTV के आधार पर उनकी जांच की जा रही है। जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा कि ये चारों लड़की कहाँ गई। फैजल, क्या ये स्कूल पहुंची थी और स्कूल से क्या छुट्टी के वक्त वहां से निकली थी? और क्या ये चारों एक ही क्लास की थी, अलग अलग क्लास की थी? क्या एक ही मोहल्ले की हैं? क्या उनके पास कोई फोन था? कुछ इस तरह की कोई जानकारी? आपको बता दें, ये एक ही परिवार की 3 बच्चियां हैं और एक पड़ोस में रहने वाली हैं। तो ये बच्चे 4 हो गई हैं और ये चारों बच्ची स्कूल के लिए कह के निकली थी, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं पहुंची, ना ही ये घर पहुंची। उसके बाद इनके परिजनों ने काफी प्रयास किया। जब प्रयास करने के बाद इनकी तलाश नहीं हो पाई तो उनके परिजनों ने फिर जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो थाना प्रभारी राधेश्याम जी हैं, उनका कहना है CCTV आधार पर उनकी जांच की जा रही है, मोबाइल लोकेशन ली जा रही है। जल्द से जल्द इनका खुलासा कर दिया जाए। कितनी उम्र इन बच्चों की बताई जा रही है और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? देखिए, अगर बात करें उम्र की तो सारी बच्चियां नाबालिग हैं। कोई 17 साल की है, कोई 14 साल की है, कोई 13 साल की। लेकिन अगर बात की जाए इनकी क्लास की तो कोई 6 क्लास की है, कोई 7 क्लास की है। सब बच्चियां नाबालिग। तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं उनका क्या कहना है? कोई किसी ने किसी तरह की कोई धमकी दी हो, कोई किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश या फिर कोई साजिश किसी के साथ हो, कुछ उनका किसी पे कोई आरोप, कोई नाम लिया हो? क्या उन्हें अपहरण की आशंका है या फिर इसके पीछे कोई और एंगल है? देखिए, लगातार अगर बात की जाए परिवार से, तो परिवार साफ इनकार कर रहा है कैमरे के सामने बोलने को। लेकिन उनका साफ कहना यही है कि ना तो हमारी पीछे दुश्मनागी थी, ना हमें लग रहा है कि क्या मामला है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है थाने में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो गायब हुए तो अपहरण का मुकदमा तो दर्ज होना नाती बात है। लेकिन लगातार परिजनों से बात की जा रही है, परिजन साफ कैमरे में बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्या घर वालों से जब आपकी बात हुई, किसी तरह की कोई बच्चों में कोई घर वालों में यानी जो परिजन है उनमें और उनमें कोई विवाद हुआ था? इन छात्राओं में कोई नाराजगी थी या फिर एकदम रोजाना की तरह वो कल भी घर से उसी तरीके से स्कूल के लिए निकली जैसा रोज जाती थी? और दूसरी चीज ये कि 4 युवतियों का एक साथ लापता हो जाना ये बहुत बड़ी बात है और सुरक्षा पे भी बड़ी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, लगातार अगर बात करी जा रही है, हम परिजनों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन परिजन कहीं न कहीं कोई न कोई बात छुपा रहे हैं और पुलिस से भी कोई न कोई बात छुपा रहे हैं, जिसका अभी तक पता तो नहीं चल पाया। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, कहीं न कहीं कोई न कोई बात है, जो चारों लड़कियाँ एक साथ गई हैं और ये इन बालिकाओं का जब मिल जाएँगी, तभी सही बात का पता चल पाएगा कि क्यों घर से गई थी या क्या मामला है, जो चारों एक साथ गायब हुई। अब क्या घर से स्कूल के बीच में कहीं पे कोई सीसीटीवी था, कहीं पे उनकी फुटेज आई कि आखिरी लोकेशन उनकी कहाँ की थी? कोई सुराग पुलिस के हाथ ऐसा लगा कि चारों साथ में थी या अलग अलग थी? देखिए, लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, उनके पास जो सुराग लगा है सीसीटीवी के आधार पर वो जांच कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनके चले, बहुत शुक्रिया हाथ फैजल लगा है, जानकारी के लिए। तो लापता छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और अब 4 युवतियां जो हैं वो लापता हुई, अब उनकी तलाश की जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आर्य समाज इंटर कॉलेज की ये लापता लड़कियां हैं। तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक इन छात्राओं का कुछ पता नहीं चल पाया। ये कहां है, किस साल में है? 3 एक ही परिवार की हैं, एक पड़ोस की लड़की है। कुल 4 ये युवतियां जो पिछले 24 घंटे से लापता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती अपनी जेल में कैद है और उनके जेलर दिल्ली में बैठे हैं, बीजेपी के लोग हैं। अब मायावती जी का और अखिलेश जी का बड़ा एक दूसरे के साथ रहने का अनुभव है। वो एक दूसरे के बारे में बहुत बेहतरी से जानते हैं। कोई कई बार गठबंधन में लड़ गए हैं, कई बार उनका आपस में तलाक हुआ है। तो उनके बारे में अखिलेश जी ने जो कहा होगा वो उनके निजी विचार है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है सर, कांग्रेस भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली हुई है, एक सप्ताह की पद यात्रा है। उन्हें विचार करना चाहिए कि भारत तोड़ने का काम भारत को किसने किया। भारत जो विभाजित हुआ, किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो किस कल्पना में के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। भारत तो उन्हीं के समय विभाजित हुआ ना। था ये तो जवाब समाज को उन्हें देना। ठीक है, थैंक यू। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए, भारत जोड़ो यात्रा पे कांग्रेस को घेरते हुए, जो कि अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी है प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की। और प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, समीक्षाएं भी कर रहे हैं, समीकरण भी बना रहे हैं, संबोधित भी कर रहे हैं। विपक्ष पे निशाना भी साधा जा रहा है, सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई जा रही हैं, सरकार और जो संगठन है उसमें तालमेल को भी और बेहतर किया जा रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है, बैठक से पहले किस तरह की वहां पे तैयारियां हैं, कौन दिग्गज वहां मौजूद हैं, मनीष हमारे संवाददाता बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए संगठन मंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद लगातार मोर्चे पे डटे हुए हैं और मिशन 2024 के पहले जो सेमीफाइनल है निकाय चुनाव, उसको लेके बड़ी बैठकों का दौर शुरू है। आपको बता दें कि इससे पहले ही भूपेंद्र चौधरी ने कल कानपुर नगर की बैठक ली थी और आज लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें तमाम अवध क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। प्रदेश के जो अवध क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस पर रहेंगे। और देख सकते हैं इस समय निराला नगर में खड़े हैं और निराला नगर में जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है करीब 12 बजे के आसपास प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पहुँचेंगे और अवध क्षेत्र की जो बैठक है उसको शुरू करेंगे। ये पूरा कार्यालय आप देख सकते हैं कि जो पूरा अवध क्षेत्र का ये कार्यालय है निराला नगर का, जहाँ पे अब से कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। और ये उसका मंच पूरा यहाँ पे बना हुआ है। मंच पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी बैठने की तैयारी की गई है और इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद जो अवध क्षेत्र की बैठक है उसकी शुरुआत की जाएगी। मिशन 2024 है, उसके पहले जो तमाम तैयारियां की गई हैं उसके लिए भी यहाँ पे बैठक की गई है। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं राजीव मिश्रा जी हैं, अवध क्षेत्र के मंत्री हैं। बैठकों का दौर शुरू है राजीव जी, प्रदेश अध्यक्ष और नई टीम आई है, लगातार तैयारी शुरू की। मिशन 2024 है पर माना जा रहा है उसके पहले सेमीफाइनल निकाय चुनाव, उसको लेके कैसे? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव 2024 में है
दोनों को लेकर हम लोग पूरी तैयारी में हैं और पहले से तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कहीं तैयारी। अवध क्षेत्र में हम लोग 16 में 13 सीट जीते थे और 3 सीट नहीं जीते, वहाँ भी हम लोग ने भेज के वो काम पूरा हो रहा है और निश्चित सफलता मिलेगी। और निकाय चुनाव में जो सेमीफाइनल वो भी जीतेंगे और फाइनल भी हम लोग जीतेंगे। राजीव जी, कौन कौन से पदाधिकारी और कौन कौन से लोग यहाँ पे आज इसमें सम्मिलित होंगे? आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के दोनों महामंत्री, प्रदेश के जो मंत्री हैं, जहाँ पे प्रभारी हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। नहीं तो आप लोग की चुनाव में माना जाता है कि चुनाव खत्म होते ही चुनाव में आ जाती है बीजेपी। मुद्दा ये रहेगा कि जो सीटें आप लोग हारे हैं वो उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा क्या? वो फोकस पहले से हो गया। जिस दिन हम लोग हारे थे उस दिन से ही हमने वो रणनीति बना ली थी और वो अब सफलता की ओर हम लोग आ गए। आप देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू हैं, तैयारियां पूरी हैं। फोकस जरूर उस पर रहेगा कि किस तरीके से जो 2019 और 2017 में जो चुनाव में जो सीटें नहीं जीती थी अवध क्षेत्र में, उसको कैसे जीतना है। और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश के निकाय चुनाव में भगवा रंग से रंगने की तैयारी करने की शुरुआत कर दी गई है। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नहीं थम रहा पालतू कुत्तों पर बवाल। सेक्टर 151 में पालतू डॉग ओनर ने महिला को गालियां दी और सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करने को कहा तो यहां पे गालियां दी गई। युवक पे पहले भी धारा 342 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो इससे पहले भी कई वीडियो जो हैं वो सामने आ चुके हैं जहां पालतू कुत्तों का आतंक देखा गया। लिफ्ट में एक बच्चे को गाजियाबाद में एक कुत्ते ने काटा। महिला की संवेदनहीनता वहां सामने आई थी। उसके बाद एक डिलीवरी बॉय को लिफ्ट में ही एक कुत्ते ने काटा। और यहां एक बार फिर इसी तरह का एक मामला है जहां एक महिला के साथ बदसलूकी की गई जब उसने लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने का विरोध किया। You are using this lift? Okay. Good luck to you. Again. Which lift are you using? No, which lift are you using? Tell me. You will use this lift? Sure? Yeah. You don't know the rules? Which lift to use? I can use only this lift. You are using this lift? Okay. Good luck to you. और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पिटबुल डॉग ने बच्चे पर जानलेवा हमला किया है और घर के बाहर खेलते वक्त यह हमला किया गया। बच्चे के चेहरे पे 200 टांके आए हैं। घटना से परिजनों में काफी रोष है। पिटबुल के मालिक पर 5000 का जुर्माना लगाया गया है और बिना रजिस्ट्रेशन पिटबुल को रखा गया था। यह एक बेहद हिंसक डॉग है और इसने पिछले दिनों एक महिला की जान तक ले ली थी। और कई मामले देश से सामने आते हैं जहां पिटबुल डॉग ने कहीं अपने ही यानी जिसने पाला उस डॉग को उस पे हमला किया और कहीं पे पड़ोसियों पे वार किया। जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, पिटबुल डॉग का आतंक जो है वो यहां देखा गया। कई बार कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर इसको रखना है तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है, उसके बावजूद भी लापरवाहियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर पिटबुल डॉग की बात की जाए तो पिटबुल डॉग रखने के लिए खास तौर पर कुछ नियम होते हैं। कहा जाता है कि ये डॉग वही रख सकते हैं जो इनको ट्रेंड करना जानते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है। बहुत से लोग अपना स्टेटस महंगा दिखाने के लिए इन कुत्तों को पाल लेते हैं और जिसका असर देखने को मिलता है। जैसे लखनऊ में आपने घटना देखी होगी जिसमें एक महिला की जान गई। इसके अलावा गाजियाबाद में भी यही चीज देखी गई, क्योंकि पिटबुल डॉग की अगर बात करें उसकी जो बाइट फोर्स ताकत है वो लगभग 350 के आसपास होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है उसका जो लॉक सिस्टम होता है वो इतना खतरनाक होता है कि उसको कोई भी हटा नहीं सकता है, जो जल्दी से खोल नहीं सकता, जिसके चलते जान चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद में ऐसे हर दूसरे से तीसरे गली में आपको इस तरह से कुत्ते पालते हुए लोग दिख जाएंगे, जो खास तौर पर पिटबुल या तमाम इस तरह की विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं। जिसको लेकर अगर पिटबुल की एक खास बात ये भी है, लगभग 40 देशों में बैन है, उसके बावजूद भी भारत में हालांकि बैन नहीं है लेकिन फिर भी बड़े आसानी से बिकता है। लेकिन नियम और जो रूल हैं उनको धड़ल्ले से अलग कर दिया जाता है। जी, यहां पे एक बच्चे पे जो हमला किया गया, बच्चे की हालत कैसी है? क्योंकि उसके चेहरे पे बताया जा रहा है कि 200 टांके आए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए चेहरे पर हमला किया गया था। लगभग एक बार का वो इतना भयंकर हमला था कि चेहरे पर 200 घाव आए और 200 टाके लगे हैं। अब आप यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि अगर उसने एक बार हमला किया और चेहरे पर 200 टाके उसको लगाने पड़े हैं डॉक्टरों को, तो उसके चेहरे का क्या हाल हुआ होगा। और कहीं ना कहीं फिलहाल जो उसकी तबीयत है फिलहाल उसमें सुधार आ रहा है और अभी खतरे से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सिर्फ यही है कि इस तरह के विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, जब उनको पालने के लिए खास नियम बनाए गए हैं तो उनकी पालना क्यों नहीं होती। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया, जो संगठन के लोग सरकार में हैं वो जल्द देंगे इस्तीफा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जल्द करेंगे बैठक। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है और जो व्यक्ति अगर 2 पदों पे है तो फिर अब उसके पास सिर्फ एक ही पद रहेगा। तो बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो संगठन के लोग सरकार में हैं वो जल्द इस्तीफा देंगे, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जल्द इसको लेकर बैठक भी करने वाले हैं। और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार एक्टिव हैं और अब चूंकि उनके कंधों पे 2024 और निकाय चुनाव की कमान है, लिहाजा बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम समीकरण भी वो बना रहे हैं। और बीजेपी में चूंकि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, ऐसे में जो व्यक्ति सरकार में है अब उनको इस्तीफा देना होगा, यानी संगठन का कोई व्यक्ति अगर ऐसा है। मनीष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, जो संगठन के लोग हैं सरकार में वो अब जल्द इस्तीफा देंगे। अभी तो देखिए, अभी क्योंकि पहले ही संगठन जो प्रदेश के अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनसे हमने बात की थी और उनसे जो बात पूछा उससे सवाल किया गया था कि क्योंकि बीजेपी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है और मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं जो प्रदेश के संगठन में पदभार संभाले हुए हैं। तो उनका जवाब था कि उन लोग से जल्द बैठक की जाएगी, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि संगठन के जो कार्य होते हैं वो आप एक साथ नहीं कर सकते, सरकार में रहते और संगठन में रहते आप नहीं कर सकते। जिसके भूपेंद्र चौधरी ने जैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था, उन्होंने सीधे तौर पर तुरंत ही उसके बाद अपने कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे देता। अपने कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे देता। तो राजेश, ये पूरी तरह से तय है और उन्होंने आज ये एक बार फिर से उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये बात को स्वीकारा है कि जो भी संगठन में हैं, जो पद पे हैं और जो इस समय उसमें लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, इसके साथ वहाँ पे जो पद पे हैं, एक पद पे एक सिद्धांत का है, उसके बाद वहाँ पे किया जाएगा। तो इसलिए जो भी सरकार में मंत्री हैं, जो 4 मंत्री हैं, चाहे बेबी रानी मौर्य की बात कर लें, चाहे दयाशंकर सिंह की बात कर लें, चाहे जेपीएस राठौर की बात कर लें, तो 4 मंत्री हैं वो उसमें प्रदेश में कार्यकारिणी में भी हैं, इसलिए उनको पद से इस्तीफा देना होगा। और नए संगठन की ओर भी इशारा किया है कि नए संगठन का रूपरेखा भी तैयार हो सकती है। हालांकि उनसे पूछा गया कि नई टीम आप कब तक बनाएंगे, तो उनका कहना था कि मिड टर्म में उनको मिला है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल है वो फरवरी तक है, तो निकाय चुनाव तक शायद यही टीम रहे। पर कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर आते हैं कि अगर आप इस्तीफा लेते हैं, आपके पद खाली होते हैं, तो नए संगठन में बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो संगठन में बदलाव होते भी आपको नजर आते हैं, बहुत जल्द दिखेंगे। बिल्कुल। और चूंकि यहाँ पे देखिए सिद्धांत भी भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई किसी पद पे हो, एक व्यक्ति एक पद, ऐसे में संगठन और मजबूत करने की कोशिश होगी यहाँ पे। निश्चित तौर से राज, देखिए संगठन को मजबूत करने के लिए ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों नवनियुक्त, चाहे हम महामंत्री संगठन की बात कर लें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात कर लें, लगातार दौरों पे हैं और क्षेत्रों की बात करेंगे, सभी क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है, रणनीति बनाई जा रही है। और सेमीफाइनल के देखा जाए निकाय चुनाव को, तो निश्चित तौर से संगठन को लेके अगर आपको सरकार दोबारा रिपीट करानी है और सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सीटें यहाँ से आती हैं, तो उसके लिए अगर आपको संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। उसी क्रम में ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, जो संगठन की बैठक चली है, उनको इसी कड़ी में देखा जा सकता है और संगठन में बदलाव भी उसी कड़ी को लेकर होगा। क्योंकि जिस तरीके से संगठन की अब अहम भूमिका होगी, चाहे निकाय चुनाव की बात कर ले, ग्रास रूट लेवल का चुनाव माना जाता है, आपको अपने जो निचले क्रम के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कितनी मजबूती के साथ हैं, कितने दमखम के साथ हैं, इससे आपकी एक स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। और साफ तौर पे 2024
2024 के लिए जो चुनाव है हाँ। उसमें आपकी रणनीति क्या रहेगी, किससे किस आपका संगठन कितनी मजबूती के साथ ग्रास रूट लेवल पे है, ये साफ तौर से पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं संगठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है निकाय चुनाव, और क्योंकि नई टीम है, नए कप्तान हैं, नए बॉस हैं और नई जिम्मेदारी भी है जी, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगी। हाँ, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पे तमाम जिम्मेदारियां हैं और उसको देखते हुए अब कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार में जो व्यक्ति हैं वो इस्तीफा देंगे और बीजेपी में चूंकि सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद। बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।